हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ आपकी क्लास 11th के लिए बल्कि प्रोबेबिलिटी में इसका इस्तेमाल होता है। क्लास 12th में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी में। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम 11 12th ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे 12th के लेवल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा आपको। और इवन आगे तक है ना, ग्रेजुएशन के बाद तक भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है। सो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये चैप्टर बेसिकली जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, है ना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा तो 2-3 लाइन के आंसर होंगे। ठीक है। और आपको उस टाइम पे बड़ा मजा आएगा कि अरे सर ये तो बड़ा आसान था। ठीक है। लेकिन वो 2-3 लाइन क्या लिखनी है उसका आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। ये और चैप्टर्स की तरह नहीं है। जैसे और चैप्टर्स में क्या होता है, और चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला लगा दिया तो लगभग सभी क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है और सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, अदर चैप्टर्स में। ठीक है ना, मान के चलो जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर किया तो वहाँ पे हमने 5.3 में अगर पोलर फॉर्म पढ़ा, ठीक है ना, तो एक ही जैसा एल्गोरिदम था, सभी क्वेश्चंस पे वो अप्लाई हो गया। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हर क्वेश्चन डिफरेंट है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। एवरी क्वेश्चन इज यूनिक। ठीक है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ यूनिक है ना। तो हमें अपना, हमारी जो लॉजिकल एबिलिटी है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो इससे बड़ी एनहेंस होती है। तो आपको बहुत ही प्यार से करना है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको आराम से नहीं करते, क्वेश्चंस को समझ के नहीं करते और फिर कहते हैं सर पीएनसी समझ में नहीं आया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते नहीं हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप लॉजिक से रूबरू होते चले जाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 7 में 4 एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। ठीक है, और मिसलेनियस भी है। ठीक है ना, तो टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिक फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, चौथी एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, और फिर सभी का मिक्सचर जो है आपको मिसलेनियस में मिलेगा। ठीक है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जितना ओवरऑल स्टडी है, ठीक है, उसका बहुत ही मतलब कम परसेंटेज हम लोग अपने एनसीईआरटी पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी को हम लोग बेस आधार लेके चलते हैं। तो बहुत ही प्रिसाइज नोट पे, यानी कि जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही करेंगे। ठीक है ना, आगे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर स्ट्रीम का बच्चा होता है, आर्ट का, कॉमर्स का, सभी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, है ना, हमारी क्लास में, है ना। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि हम लोग पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी के अराउंड ही कर रहे होंगे, है ना। पढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि अलग कॉम्पिटिटिव क्लास वगैरह में रेस्ट ऑफ द सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको यहाँ पे भी मदद करेगा और आपको प्रोबेबिलिटी में भी मदद करेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और इसको अगर आप एक बार समझ गए, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इसके चुटकियों से हो जाएंगे। ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसमें 2 प्रिंसिपल होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से समझ के चलेंगे। क्या, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है ना, क्या है भैया, इसको समझो, है ना। अभी हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। देखो जी, सिचुएशन समझो, सिचुएशन समझो। ठीक है, आपके पास 3 जींस हैं, जींस पैंट होती है ना, जींस। ठीक है ना, तो आपके पास 3 जींस हैं, जींस 1, जींस 2, जींस 3। ठीक है, जींस 1, जींस 2 और जींस 3। और आपके पास 5 टी शर्ट्स हैं, आपके पास 5 टी शर्ट्स हैं। ठीक है, तो जींस का पहनना एक कार्य है, जींस का पहनना एक कार्य है, और जिस कार्य को
हम लोग मैथमेटिक्स में इवेंट कहते हैं। तो लेट्स से ये इवेंट ए है, लेट्स से ये इवेंट ए है, ये इवेंट ए है। इवेंट ए क्या है? जींस का पहनना, जींस पहनना यानी कि जींस को वेयर करना आपका इवेंट ए है। ठीक है, टी शर्ट को पहनना भी एक कार्य है और कार्य को हम मैथमेटिक्स में इवेंट कह देते हैं। तो टी शर्ट पहनना क्या है? कार्य। बी है टी शर्ट पहनना। ठीक है, अब आपको जींस और टी शर्ट दोनों पहनने हैं, यानी कि आपको जींस एंड टी शर्ट दोनों पहनने हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि कभी भी अगर आपको इवेंट ए एंड इवेंट बी दो इवेंट करने हैं, इवेंट ए एंड, है ना, ये इवेंट ए तो करना ही है और इवेंट बी भी करना है। ठीक है, और इवेंट ए जो है वो टोटल 3 तरीके से अगर होता है और इवेंट बी टोटल कितने तरीके से होता है? 5 तरीके से होता है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आप इन दोनों इवेंट को कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड बी will be equal to 3 into 5। मतलब समझो, अगर इवेंट ए 3 तरीके से हो सकता है, इवेंट बी 5 तरीके से हो सकता है, तो इवेंट ए और बी को एक साथ करने के टोटल नंबर ऑफ कितने वेज हो सकते हैं? 3 into 5, है ना। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसे। आप जींस 1 के साथ टी शर्ट 1 पहन सकते हो, टी शर्ट 2 पहन सकते हो, टी शर्ट 3 पहन सकते हो, टी शर्ट 4 पहन सकते हो, टी शर्ट 5 पहन सकते हो। आप जींस 2 के साथ टी शर्ट 1 पहन सकते हो, टी शर्ट 2 पहन सकते हो, टी शर्ट 3 पहन सकते हो, टी शर्ट 4 पहन सकते हो, टी शर्ट 5 पहन सकते हो। आप जींस 3 के साथ टी शर्ट 1 पहन सकते हो, टी शर्ट 2 पहन सकते हो, टी शर्ट 3 पहन सकते हो, टी शर्ट 4 पहन सकते हो, टी शर्ट 5 पहन सकते हो। तो भैया देखो ना, आप जींस 1 के साथ टी शर्ट 1 पहन सकते हो, टी शर्ट 2, तो यानी कि 5 तरीके से तो ये पहन सकते हो आप, 5 तरीके से ये पहन सकते हो और 5 तरीके से ये पहन सकते हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब टोटल आप 15 तरीके से जींस टी शर्ट को पहन सकते हो। ठीक है ना, और इसका सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि भैया एक जींस के साथ हम 5 तरह से टी शर्ट पहन सकते हैं, तो 3 जींस के साथ हम लोग टोटल 3 into 5 तरीके से टी शर्ट्स पहन सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल समराइज करके अगर हम बात कहें तो फाइनली मैं एक बात कहता हूं कि कभी भी बहुत ध्यान से देखेंगे, कभी भी कोई इवेंट ए जो है अगर वो m तरीकों से हो सकता है और इवेंट बी जो है वो n तरीकों से हो सकता है, इवेंट ए m तरीकों से हो सकता है, इवेंट बी n तरीकों से हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके जिसमें इवेंट ए और इवेंट बी को एक साथ किया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ तरीके जिसमें इवेंट ए और इवेंट बी को एक साथ किया जा सकता है, इट इज m into n। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी ये वाला कौन से वाला है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको बराबर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सिखाऊंगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पे क्या हुआ था? इवेंट ए और इवेंट बी दोनों को एक साथ होना था। भाई खाली टी शर्ट पहन के थोड़ी रहोगे, जींस भी तो पहननी पड़ेगी, और खाली जींस पहन के थोड़ी रहोगे, टी शर्ट भी तो पहननी पड़ेगी। यहां पे दोनों कार्य होने थे, यानी कि एंड सिचुएशन थी, इवेंट ए एंड इवेंट बी। अब मेरी बात सुनो अब बहुत ध्यान से देखना, आपके पास अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सिखा रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सिखा रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सिखा रहा हूं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सिखा रहा हूं। देखो
अब आपके पास 3 तो ब्लू कलर की टाई हैं, 3 तो ब्लू कलर की टाई हैं आपको, है ना, ब्लू टाई, ठीक है। और अब आपके पास 2 रेड कलर की टाई हैं। टाई पहनना क्या है, एक कार्य है। टाई पहनना कार्य है, ठीक है, टाई पहनना एक कार्य है। सो इवेंट मतलब इवेंट ए अगर हम कह दें तो वियरिंग रेड टाई, ठीक है ना। और इवेंट बी कह दें तो क्या है, वियरिंग ब्लू टाई। अब भैया आप रेड टाई के ऊपर ब्लू टाई तो पहनोगे नहीं, या ब्लू टाई के ऊपर रेड टाई तो पहनोगे नहीं, आप पहनोगे तो एक ही टाई ना। तो यानी कि वियरिंग अ टाई, टोटल नंबर ऑफ वेज in which tie can be wear, ठीक है ना। कितना होगा भैया, या तो आप एक रेड टाई पहन रहे होंगे या फिर आप एक ब्लू टाई पहन रहे होंगे, है ना। यानी कि आप टोटल 5 तरीके से टाई पहन सकते हैं, या तो R1 टाई पहनोगे, या R2 टाई पहनोगे, या B1 टाइप पहनोगे, या B2 या B3। तो इसका मतलब क्या है, इवेंट ए 2 तरीके से हो सकता है और इवेंट बी 3 तरीके से हो सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 5 वेज में आप टाई पहन सकते हो। तो अगर इसको और जनरलाइज करें तो इवेंट ए 2 तरीकों से हो सकता था, इवेंट बी 3 तरीकों से हो सकता था, ठीक है ना। तो इसलिए टाई, है ना, टाई पहनना क्या है, इवेंट ए या इवेंट बी, चलो। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टाई कैन बी वियर इज व्हाट, या तो इवेंट ए होगा या इवेंट बी होगा। और इसका मतलब क्या है, या तो इवेंट ए होगा तो 2 तरीके से हो सकता है, या फिर इवेंट बी होगा तो 3 तरीके से हो सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 5 तरीकों से आप टाई पहन सकते हो। इनमें से कोई सी भी एक टाई पहनोगे ना, तो यानी कि टोटल 5 तरीके हैं टाई पहनने के। तो यानी कि सिचुएशन हमें बताती है कब 2 इवेंट एक साथ होंगे, और हमें ही सिचुएशन बताती है कि कब कोई भी 2 इवेंट ऐसे होंगे कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे सिचुएशन क्या आ गई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की। तो अगर हम बता दें मोर जनरलाइज्ड वे में अगर हम बात करने लगे कि अगर आप इवेंट को ए को m तरीकों से कर सकते थे और इवेंट बी को n तरीके से कर सकते थे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, जिसमें कि इवेंट ए या इवेंट बी हो सकता है m+n। अब जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, कभी भी मैथमेटिक्स में 2 कार्य हो रहे हैं, ठीक है, और एंड है ना, 2 कार्य एक साथ होने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज m×n, ठीक है ना। कभी भी मैथमेटिक्स में 2 कार्य हो रहे हैं, या तो ये हो सकता है ये, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज प्लस टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट बी, है ना, m+n। तो जब एंड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, और आएगा तो एडिशन, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। अब हम इसको अप्लाई करेंगे कहां पे, क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में। और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में करने के बाद क्या होगा, हमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन दोनों को लगाना आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, है ना। बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को करना है ना। जैसे वो होता है ना, तेल का खाना, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली खाना होता है ना, तो उसको बहुत देर लगता है पचने में। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज लाइक एन ऑयली फूड, ठीक है ना, तो इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। मतलब समझो कि find the number of 4 letter words, यानी कि आप 4 लेटर के कितने वर्ड्स बना सकते हो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, है ना, कितने नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो। कैसे बनाने हैं भैया, विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, यानी कि रोज वर्ड के लेटर से बनाने हैं, ठीक है, रोज वर्ड के
लेटर से आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, चाहे मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप ROSE लिख सकते हो, आप ORSE लिख सकते हो, आप SORE लिख सकते हो, आप EOSR लिख सकते हो। अब कितने लिखोगे बाबा, कितने लिखोगे, बहुत सारे लिखने पड़ेंगे और फिर गिनने पड़ेंगे, तो काम खराब हो गया ना, कैसे करोगे फिर। ठीक है, फिर उसने कहा है वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, तो यानी कि एक लेटर को आप रिपीट नहीं करोगे ना, आर फिर आर नहीं लिखोगे है ना, फिर आर नहीं लिखोगे है ना, मतलब लेटर रिपीट नहीं होंगे, ऐसे ही करके आपको करना है ना। फिर भी यार बहुत सारे बैठ रहे हैं भाई, है ना, बहुत सारे बैठ रहे हैं, तो कैसे होगा, कैसे होगा, सुनो सुनो कैसे होगा। देखो एक लॉजिक है, लॉजिक है। मान लो इस प्लेस को फिल करना इवेंट ए है, इस पे भाई 4 लेटर वर्ड बनाओगे तो हर प्लेस पे कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, तो इसका मतलब इस प्लेस पे जो भी लिख रहे हो वो इवेंट ए है ना। इस प्लेस को फिल करने के लिए इवेंट बी कह दिया, इस प्लेस को फिल करने के लिए हमने इवेंट सी कह दिया, और इस प्लेस को फिल करने के लिए हमने इवेंट डी कह दिया, और ये चारों प्लेसेस हमें फिल तो करने हैं, यानी कि एंड आएगा। ठीक है ना, एंड आएगा, यानी कि ये 4 इवेंट्स होने हैं, ये 4 इवेंट्स होने हैं। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे भरना शुरू किया। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, इवेंट ए यानी कि पहला स्थान आप कितने तरीके से भर सकते हो भैया, आपके पास 4 लेटर हैं ROSE, तो इसका मतलब आप यहाँ पे कोई भी 4 लेटर, कोई भी 4 तरीकों से आप यहाँ इस प्लेस को फिल कर सकते हो, कोई भी 4 तरीकों से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो। हमने कोई भी 4 तरीकों से आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा प्लेस फिल करना है। अब दूसरा प्लेस फिल करना है तो क्या होगा, अब सुनो, दूसरा प्लेस भी जब फिल करने आएंगे तो हमारे पास 4 लेटर हैं, क्या हम 4 तरीकों से फिल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक लेटर तो यहां इस्तेमाल हो चुका होगा ना, एक लेटर तो यहां इस्तेमाल हो चुका होगा, तो बचे तो अब हमारे पास 3 हैं, तो यानी कि प्लेस बी को हम लोग 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। फिर जब हम सी वाला प्लेस, ये वाला 3rd प्लेस फिल करने जाएंगे तो इवेंट सी को, यानी कि इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं भैया, 2 लेटर इस्तेमाल हो चुके, यानी कि 2 तरीके से। ठीक है, और फिर डी प्लेस यानी कि ये वाला इवेंट है ना, जो चौथा प्लेस को फिल करने वाला इवेंट है, अब 3 लेटर इस्तेमाल हो चुके, तो यहां पे सिर्फ हम लोग एक तरीके से ही लेटर को फिल कर सकते हैं। अब ये चारों इवेंट करने हैं, ये चारों इवेंट करने से क्या होगा, हमें 4 लेटर वर्ड्स मिल के आएंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितना होगा, जितने तरीके से हम इनको फिल कर सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज in which event A and B and C and D can be done, और वो कितना होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग गया, है ना। चारों इवेंट को करना है, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, सो 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब मान लो तो ये कितना होगा, 4 × 12 = 24, तो यानी कि ऐसे आपको देखो, विदाउट काउंटिंग हमने बता दिया कि भैया ऐसे 24 वर्ड्स बैठेंगे, है ना, विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें क्या होगा, ROSE का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है ना, ऐसे 24 वर्ड्स बैठेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन तो हो गया, नाउ मान लो वो क्वेश्चन में कह देता, कि भाई रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, यानी कि अब रिपीटेशन अलाउड हो जाता। मान लो रिपीटेशन अलाउड हो जाता, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड हो जाता, फिर क्या होता, देखो फिर क्या होता, भरने के तरीके बदल जाते हैं। अब एक काम करो, फटाफट सबसे पहले तो इसको नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब नोट कर लिया, अरे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलो जी, नोट हो गया। अब मेरी बात सुनो, मान लो रिपीटेशन अलाउड हो जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती,
है ना। कैसे, देखो रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाता तो आर और आर भी हो सकता था और एस ई रह सकता, पर रिपीटेशन अलाउड है, हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। मान लो मेरी बुद्धि खिसक गई, मैं कह सकता हूं आर को मैंने 3 बार रिपीट करा दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 4 लेटर वाले? तो सरो सुनो सुनो सुनो, फिर क्या होता, फिर हम अलग तरीके से भरते। देखो यहां पे भरने आते हैं तो कोई भी 4 लेटर भर सकते हैं, आर ओ एस या ई में से, चेक करो आर ओ एस या ई में से कोई भी 4 लेटर भर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड प्लेस फिल करना है हमें। सेकंड प्लेस फिल करने के लिए हमें तो पता है कि लेटर रिपीट हो सकता है, तो जो यहां पे इस्तेमाल हो चुका होगा उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो अगेन 4 तरीके मिल जाएंगे इसको फिल करने के लिए। अब जो यहां इस्तेमाल हो चुका है और यहां इस्तेमाल हो चुका है वो फिर से रिपीट भी कर सकता है, तो अगेन 4 तरीकों से हम लोग इस थर्ड प्लेस को फिल कर सकते हैं। या अब यहां की बात करें तो भैया बुरा मानने की क्या बात है, जो यहां तीनों जगह सेम था वो फिर से रिपीट कर सकता है। तो इसका मतलब अब इवेंट ए बी सी और डी को करने के लिए कितने तरीके हो गए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। और जब इवेंट ए बी सी और डी एक साथ होगा तो क्या होगा, हमें एक 4 लेटर वर्ड्स मिलेंगे, हमें एक 4 लेटर वर्ड्स मिलेंगे। तो यानी कि वही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। व्हेन रिपीटेशन अलाउड, व्हेन रिपीटेशन अलाउड, व्हेन रिपीटेशन अलाउड, ठीक है ना। इतने प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है, समझ जाओ बच्चे, ठीक है ना। व्हेन रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होते, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। चलो चलो जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मजा आता है करने में। कहता है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 झंडे दिए हुए हैं आपको अलग अलग कलर के, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा फील करा करो। देखो 4 अलग अलग कलर के झंडे हैं, मान के चलो एक लाल है, एक लाल है, एक लाल है ना, और एक पीला है यानी कि येलो है, एक आपके पास ब्लू है और एक आपके पास लेट्स से ग्रीन है। ये 4 अलग अलग कलर के झंडे दे दिए गए आपको, है ना। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब कह रहा है कि भैया 2 झंडों के, है ना, कितने, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग। एक सिग्नल कैसे बन रहा है, एक सिग्नल कैसे बन रहा है, यूजिंग 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, 2 झंडों को इस्तेमाल करके बन रहा है, एक के नीचे एक, है ना, इससे एक सिग्नल बन रहा है। तो देखो सिग्नल बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे अगर ऊपर मैं रेड रख दूं, नीचे ग्रीन रख दूं, तो भैया बराबर वाले का खाना खा जाओ, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ऊपर ग्रीन नीचे रेड, तो बराबर वाले का पानी पी जाओ, ठीक है। तो कुछ भी सिग्नल हो सकता है। अगर मैं ऊपर येलो है नीचे रेड है, तो भैया टीचर को गुड मॉर्निंग सर जी कह दो, ठीक है ना। तो कुछ भी सिग्नल हो सकता है, अलग अलग सिग्नल पे अलग अलग काम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा कि भैया एक सिग्नल में 2 झंडे का इस्तेमाल होता है, एक सिग्नल में 2 झंडे का इस्तेमाल होता है, एक ऊपर रखना है और एक नीचे रखना है, ठीक है। और ऐसे कितने सिग्नल्स आप बना सकते हो, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो कितना होगा। मान के चलो यहां पे एक झंडा रखना, यहां पे एक झंडा रखना, मान के चलो कोई इवेंट P है, और यहां पे एक झंडा रखना कोई इवेंट Q है, और आपको इवेंट P यानी कि यहां पे भी झंडा रखना है और यहां पे भी झंडा रखना है, तो एंड आएगा, है ना। थोड़ा फील कराने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूं मैं। अब यहां पे आप टोटल कितने तरीके से झंडे रख सकते हैं भाई, जब आप यहां पे झंडा रखने जाओगे, फ्लैग रखने जाओगे, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यानी कि आप कोई से भी 4 तरीकों से आप यहां पे झंडा प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब कॉमन सेंस आपकी क्या कहती है
कि भैया एक झंडा तो इस्तेमाल हो ही गया होगा ना, कोई लेटर थोड़ी है जो रिपीट हो जाए। झंडा रिपीट कैसे होगा, झंडा तो इस्तेमाल हो चुका, ठीक है ना। तो अब नीचे वाले जब प्लेस पे आप झंडा रखने जाओगे तो ऑब्वियसली बचे हुए 3 झंडों में से कोई सा झंडा रखोगे, तो यानी कि उसको करने के टोटल 3 वेज हो सकते हैं। तो अब सिग्नल बनाने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ तरीके से, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट P एंड Q टुगेदर। आप चाहो तो ये लाइन हटा भी सकते हो, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो मैं फील कराने के कह रहा हूं। तो इवेंट P एंड Q, तो इसका मतलब इवेंट P कितने तरीके से हो रहा था, 4 तरीकों से, एंड Q, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और Q यानी कि 3 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने जनरेट कर सकते हो आप, 12, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको कहा था ना कि आंसर तो इसके 2-3 लाइनों में आ जाते हैं, बट हाउ टू गेट दैट आंसर इन 2-3 लाइन, हाउ टू राइट दीज 3 लाइन्स, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा पंगा हो जाता है ना। तो व्हाट लॉजिक टू अप्लाई, दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, जिसमें हर क्वेश्चन में बच्चों को कुछ बताने का होता है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, और सर्टेनली आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको सच में आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों की एक कहानी बताता हूं मैं आपको, वो रटते हैं कि अरे यार ज़्यादा क्वेश्चंस थोड़ी है, रट लो ऐसे होगा। रटो नहीं, ठीक है, क्योंकि मतलब जब आप सीख सकते हो तो क्यों रटना, ठीक है। द सिंपल थिंग इज दैट। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, वो क्या कहता है। कहता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है ना। कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर, देखो 2 डिजिट इवन नंबर की कहानी अगर आप देखो तो ये यूनिट डिजिट हो गई और ये 10th डिजिट हो गई, ठीक है, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, ठीक है, ओके। अब क्या है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। तो आपको ये 5 नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इनसे आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अब इवन नंबर की बात क्या है, इवन नंबर का मतलब क्या है कि इवन नंबर का मतलब है 2 से डिविजिबल, है ना भाई, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब 2 से डिवाइड तब होगा जब यहां पे 2 के मल्टीपल होंगे, ठीक है ना भाई। इवन नंबर को चेक करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम 2 को रख सकते हैं या 4 को रख सकते हैं। तो यानी कि यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए टोटल कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए, या तो 2 को रख सकते हैं या 4 को रख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो 10th प्लेस है इसको देखेंगे, इसको कैसे भरते हैं। अब कहता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि डिजिट रिपीट हो सकती हैं। अब इसका मतलब ये जो डिजिट यहां पे इस्तेमाल हो गई वो यहां पे भी आ सकती है, ठीक है ना भाई। पहले हमने सुनो, इस बार मजबूरी थी कि हमें यूनिट डिजिट पहले, यूनिट प्लेस पहले भरना था, तो यूनिट प्लेस में हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, 2 या 4, ठीक है, क्योंकि हमें 2 डिजिट इवन नंबर बनाना था। अब ये वाला प्लेस तो भर गया, लेकिन नंबर रिपीट हो सकता है, डिजिट रिपीट हो सकती है ना, डिजिट कैन बी रिपीटेड। ध्यान देंगे 42 एक नंबर है और 4 और 2 क्या है, इसके डिजिट्स हैं, है ना, डिजिट्स हैं, ये डिजिट है, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आया ना कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस प्लेस को, 10th प्लेस को भरने के लिए हमारे पास टोटल 5 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर यहां इस्तेमाल हो गया वो यहां पे भी रिपीट हो सकता है। नाउ अगर 10th प्लेस को फिल करना इवेंट लेट से ए है और यूनिट प्लेस को फिल करना लेट से इवेंट बी है, तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, कैन बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू, जितने तरीके से हम इवेंट ए और इवेंट बी को एक साथ कर सकते हैं, यानी कि यूनिट और 10th प्लेस को एक साथ फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज
टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड बी टुगेदर, ठीक है ना। दैट मीन्स इवेंट ए को हम 5 तरीके से कर सकते हैं एंड इवेंट बी को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। सो 5 दूनी 10, सो यानी कि हम लोग टोटल 10 2 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, कभी अगर आप इवेंट ए और इवेंट बी भी नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 10th एंड यूनिट प्लेस, ठीक है ना। तो 10th प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 5 तरीके हैं और यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए टोटल 2 तरीके हैं, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो बढ़िया था, इजी क्वेश्चन था। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर चलते हैं 4 पे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, है ना। तो ये यहां तक लिखा हुआ था, उसके बाद ये वाली मतलब लाइन मिसिंग थी तो मैंने लिख दी, ठीक है ना, बुक से देख के। चलो जी बात करते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक गाना गाता हूँ आपके लिए, है ना, थोड़ा सा मजा दिला देता हूँ, फिर पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है मेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आके मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है? वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। सिग्नल फिर बनवा रहा है वो, इशारे तेरे कंगने ने, है ना। सिग्नल का मतलब इशारा, ठीक है। ओके, सो find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order one below the other on a vertical staff, है ना। वर्टिकल स्टैफ मतलब कोई ऐसा पाइप मान लो, है ना, जिसके ऊपर झंडे लगने हैं ना, वर्टिकल स्टैफ। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, है ना, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। मतलब क्वेश्चन समझे आप? नहीं समझे? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भैया नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स बताओ कि आप कितने अलग अलग तरीके के सिग्नल्स बना सकते हो बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। कम से कम 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना है। ओहो, ये बात बहुत कैडी कह दी। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, 1 बिलो द अदर, एक के नीचे एक लगाना है और कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए। तो भैया पहली बात तो ये कि या तो कम से कम 2 का मतलब क्या है कि कम से कम 2 तो ज्यादा से ज्यादा कितने, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो या तो आप 2 फ्लैग का इस्तेमाल करोगे या फिर आप 3 फ्लैग का इस्तेमाल करोगे, एक के नीचे एक, या फिर आप 4 फ्लैग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, या फिर आप 5 फ्लैग का इस्तेमाल करोगे। भाई कम से कम 2 फ्लैग का इस्तेमाल करने का मतलब तो यही हो गया कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 फ्लैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो जी, कह रहा है इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, है ना, 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, या तो आप 2 फ्लैग इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर आप 3 फ्लैग इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर आप 4 फ्लैग इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर आप 5 फ्लैग इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसी तो कहानी है। अच्छा जी, ठीक है ना। तो 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना मान लो इवेंट ए है और 3 फ्लैग का इस्तेमाल करना मान लो इवेंट बी है,
4 फ्लैग का इस्तेमाल करना, मान लो इवेंट सी है, और 5 फ्लैग का इस्तेमाल करना, मान लो इवेंट डी है। ठीक है, अब चलो मान के चलो आप 2 फ्लैग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कितने तरीके से सिग्नल बना सकते हो भाई। यहां पे रखने जाओगे तो टोटल कितने झंडे हैं, 5 झंडे हैं, तो यानी कि आप पहली बार कोई से भी 5 तरीकों से झंडा रख सकते हो। ठीक है, फिर यहां पे एक झंडा तो इस्तेमाल हो चुका, तो कोई से भी 4 तरीकों से झंडा रख सकते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स इज इक्वल टू कितना होगा, 5 × 4, दैट मीन्स 20। अब इस बात को इतना लंबा ना लिख के हम कह सकते हैं कि ए क्या है, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है जनरेटिंग सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग्स, जनरेटिंग सिग्नल यूजिंग इवेंट ए क्या, इवेंट ए क्या, अरे इवेंट ए क्या है बाबा, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है कि भैया जनरेटिंग सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग्स, यूजिंग 2 फ्लैग्स। तो इस बात को हम ऐसे ना कहते कि भैया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग्स ना करके हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ए, total number of ways of doing event A will be 5 × 4, that means 20। ठीक है, क्लियर है, चलो जी। अब ऐसी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट बी, अगर इवेंट बी जो है वो क्या है, जनरेटिंग सिग्नल यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो यानी कि इवेंट बी को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट बी कितना होगा भाई। यहां पे कोई से भी 5 झंडे, यहां पे कोई से भी 4 झंडे, भाई एक तो झंडा इस्तेमाल हो चुका, अब 2 झंडे इस्तेमाल हो चुके, तो बचे 3 झंडे, तो यहां पे कोई से भी 3 झंडे रख सकते हैं, तो इस प्लेस को हम कोई से भी 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। सो 5 × 20 = 60। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है भैया। हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्लेस भी फिल करना है, एंड ये प्लेस भी फिल करना है, एंड ये प्लेस भी फिल करना है, और जहां एंड का बोध होता हो, एंड का फीलिंग, एंड का सेंस आता हो, वी मल्टीप्लाई। क्लियर है, चलो। अब तो सर हम बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, कुछ भी कर लो, अब तो बचा हुआ क्वेश्चन हम कर देंगे, नहीं कर पाओगे। सुन लो पहले, समझ लो पहले। इवेंट सी क्या है, 4 फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल जनरेट करना, तो यहां पे कोई से भी 5, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट सी कितना हो जाएगा, 5 4 3 2 है, 5 4 9 3 12 2 14। अरे सुनो, इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी फिल करना है, तो 5 चौक 20 × 60 दोनों 120। और ऐसी टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हम लोग इवेंट डी को कर सकते हैं, तो उसको भी हम लिखेंगे, तो 5, इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको किसी भी 4 तरीके से, इसको किसी भी 3 तरीके से, इसको किसी भी 2 तरीके से, और अब तो 4 झंडे इस्तेमाल हो सके, तो जो बचा हुआ झंडा वो यहाँ रख दो, एक ही तरीका है। तो 5 चौक 20 × 60 दोनों 120, ये भी। अब मेरी बात सुनो, अब उसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन द ऑर्डर। अब मेरी बात सुनो, हमें टोटल नंबर क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल की अगर हम बात करें, तो भैया या तो 2 झंडों का इस्तेमाल करके सिग्नल बनाया होगा, यानी या तो इवेंट ए हुआ होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ए, है ना। तो बेसिकली हम लोग अगर इसको शॉर्ट में लिखें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो या तो 2 झंडों से सिग्नल बनाया होगा, यानी कि इवेंट ए हुआ होगा, या 3 झंडों से सिग्नल बना होगा तो इवेंट बी हुआ होगा, या 4 झंडों से सिग्नल बना होगा तो इवेंट सी हुआ होगा, या
5 झंडों से सिग्नल बना होगा तो इवेंट डी हुआ होगा। दैट मीन्स 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 यानी कि 12 दूनी 24, 320 वेज में आप सिग्नल जनरेट कर सकते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको नोट कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है? अरे ऐसे ही करना है ना भाई, आपके टीचर भी तो ऐसे ही करेंगे। अब वो इसमें रामकथा थोड़ी लिखोगे कि लेट मेक अ सिग्नल विथ 2 फ्लैग्स, ऐसा थोड़ी होगा। साफ साफ दिख रहा है भाई, टीचर को भी दिख रहा है कि इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है ना। दैट्स इट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे जाओगे ना तो भाई कैसे, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी छोटे, है ना। तो फटाफट इसको नोट करेंगे। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो हम लोगों ने बेसिक आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल दोनों को अप्लाई करके हमने 4 एग्जांपल में दिखा दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।